औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में यानी कि क्रिमिनल ट्रायल पार्ट 1 एंड क्रिमिनल ट्रायल पार्ट 2 में मुकम्मल ट्रायल आपके सामने रखा था। अब दौरान ट्रायल जो है ये कुछ मिसलेनियस मैटर्स आ सकते हैं। आज हम उन तमाम मिसलेनियस मैटर्स को वन बाय वन करके आपके सामने रखेंगे। उसमें सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट का ट्रायल है उसमें सेक्शन 247 आता है कि अगर किसी केस में कंप्लेनेंट पेश नहीं होता तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार हासिल है कि मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेट वे मुलजिम को क्विट कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसको कोई रीज़न दे के मैटर को अडजर्न करना होगा। मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेनेंट का हर तारीख पेशी पे पेश होना ज़रूरी है, अदरवाइज मजिस्ट्रेट जो है ये सेक्शन 247 के तहत कंप्लेनेंट की नॉन अपीयरेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुलजिम को एक्विट कर सकता है। सेक्शन 248 सीआरपीसी जो है वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास जो ट्रायल होगा उसमें अगर कंप्लेनेंट जो है कोर्ट से परमिशन मांगे कि मैं अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता हूं, अपने केस को विड्रॉ करना चाहता हूं, और कोर्ट जो है ये कंप्लेनेंट को ये इजाज़त दे दे, तो फिर जो है वो कंप्लेनेंट पूरे के पूरे ट्रायल को विड्रॉ कर सकता है। जबकि ये वाली बात जो है ये सेशन ट्रायल में नहीं है। सेक्शन 249 सीआरपीसी ये कहती है कि मजिस्ट्रेट के पास ये हथियार हैं कि वो प्रोसीडिंग को किसी भी स्टेज के ऊपर जो है ये स्टॉप कर सकता है। अगर किसी तरह कंप्लेनेंट जो है ये ट्रायल में कोऑपरेट नहीं कर रहा और ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा तो मुलजिम को बिला वजह जो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। तो कोर्ट जो है ये ट्रायल को स्टॉप कर देगी, और अगर मुलजिम जो है वो हवालात में है या जेल में है तो उसको फ़ौरन रिलीज करने का हुक्म दे देगी। और उसके बाद अगर कंप्लेनेंट ये चाहे कल कलां को या उसमें कोई इंटरेस्ट दोबारा डेवलप हो तो फिर वो एप्लीकेशन दे के कोर्ट को वही ट्रायल दोबारा रिवाइव करवा सकता है। जबकि इसके पैरेलल सेक्शन 265I ये कहता है कि अगर एडवोकेट जनरल जो है वो ये कहे कि मुझे गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि मैं जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो केस चल रहा है, इसको जो है वो प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो फिर कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन की स्टेटमेंट के ऊपर जो प्रोसीडिंग होगी उनको स्टॉप कर देगा और मुलजिम को जो है वो डिस्चार्ज कर देगा। ये जो मुलजिम को डिस्चार्ज का है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुलजिम को क्विट कर दिया है, सिर्फ डिस्चार्ज की हद तक होगा। अगर कल कलां को एडवोकेट जनरल जो है ये दोबारा उसको प्रोसीड करना चाहे तो वो कर सकता है। सीआरपीसी के अंदर दो सेक्शंस बड़े अहम हैं, 249A एंड 265K, जो कि एक्यूज पार्टी के, जो कि मुलजिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी मुलजिम के खिलाफ चार्ज ग्राउंडलेस है और एविडेंस कंक्लूड होने के बाद भी कोर्ट ये समझती है कि इसकी सजायाबी का कोई इम्कान नहीं, तो फिर इन दो सेक्शन के तहत जो है वो कोर्ट उस मुलजिम को किसी भी स्टेज के ऊपर क्विट कर सकती है। सेक्शन 249A ये कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब अगर ट्रायल के किसी भी स्टेज पे, यानी कि चार्ज फ्रेम होने से पहले या बाद में किसी भी स्टेज पे ये समझते हों कि प्रोसिक्यूशन लीस्ट इंटरेस्टेड है, मुलजिम के खिलाफ चार्ज ग्राउंडलेस है, और अगर ये एविडेंस कंक्लूड हो भी जाए तो तब भी मुलजिम की सजायाबी का कोई इम्कान नहीं, तो मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 249A के तहत ड्यूरिंग ट्रायल किसी भी स्टेज के ऊपर मुलजिम को बरी कर दे। इसके पैरेलल 265K के तहत सेशन कोर्ट के पास यह इख्तियार है कि अगर सेशन कोर्ट ने दोनों पार्टीज को
फेयर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हूँ और इसके बावजूद भी सफ़ा मिसल के ऊपर कोई ऐसी एविडेंस ना हो जिससे कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती हो कि ये ट्रायल कंक्लूड होने के बाद भी मुलज़म को सज़ा हो सकती है, तो कोर्ट जो है मुलज़म को 265K के तहत बरी कर देगी। मैंने नीचे एक जजमेंट लिखी है 2017 PCRJ पेज 696। ये जजमेंट कहती है कि सेशन कोर्ट को हर मुकदमे में एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोर्ट ये समझे कि जो मुलज़म उसके सामने है उसके खिलाफ जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है और मुलज़म की सजायाबी का कोई इम्कान नहीं, अगर इसके खिलाफ एविडेंस आ भी जाए, एविडेंस तब भी इसके खिलाफ कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको सजा दी जा सके, तो फिर बिला वजह उस मुलज़म को पूरे ट्रायल में प्रोसीड करना उसके साथ ज्यादती है, तो कोर्ट जो है वो 265K के तहत उसको जो है वो बरी कर देगी। सेक्शन 250 जो है ये फॉल्स, फ्रीवलेस और विक्सेशियस एक्विजिशन से मुतलिक है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है ये किसी मुलज़म को जब एक्विट करेगा और इस नतीजे पे पहुंचेगा कि मुलज़म के खिलाफ जो एलिगेशन थे वो फॉल्स थे, फ्रीवलेस थे, विक्सेशियस थे, तो फिर अगर तो कंप्लेनेंट जिस वक्त कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस की होगी वहाँ पे मौजूद होगा तो उसको शो कॉज नोटिस देगी, और अगर वो मौजूद ना होगा तो फिर उसको तलब किया जाएगा और फिर उसको शो कॉज नोटिस देगी कि क्यों ना आपको फॉल्स, फ्रीवलेस और विक्सेशियस एक्विजिशन लगाने पर जुर्माना किया जाए। जो मजिस्ट्रेट है वो अगर ये मुतमन हो कि कंप्लेनेंट ने किसी भी शख्स के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए थे वो झूठे थे, बेबुनियाद थे, वक्सेशियस थे, तो फिर कोर्ट जो है वो उसको 25,000 रुपये तक जुर्माना कर सकती है, और अगर वो मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है तो फिर वो 2,500 तक जुर्माना कर सकता है। और फिर ये जो जुर्माना होगा ये इससे थ्रू एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा। ये जुर्माना कोर्ट करेगी, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं होगा कि फिर वो किसी दीगर सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच गया है। अगर उसके खिलाफ कोई दीगर सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती हो तो वो भी करने का मुलज़म को पूरा हक हासिल होगा। मिसाल के तौर पे अगर मुलज़म ये समझे कि मैंने उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल करना है कि उसने मेरे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन की है वो फॉल्स की है और उससे मुझे जो है वो इतना डैमेज हुआ है, तो उसको ये हक हासिल होगा कि वो सिविल सूट फाइल करके उससे डैमेजेस क्लेम कर ले। वो ये 25,000 या 2,500 पे करने से वो जो सिविल रेमेडी होगी उससे नहीं बच सकता। इस तरह हमने वो पूरा क्रिमिनल ट्रायल जो है वो आपके सामने 1 बाय 1 करके रख दिया है। उसमें जो मिसलिनियस सेक्शंस थे वो भी आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है कि जो क्रिमिनल ट्रायल के तीनों पार्ट्स हैं, पार्ट्स A, B और C, इस सुनने के बाद आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।